नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में शुरू हुआ सियासी उठापटक का खेल 24 घंटे में खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इनका नाम प्रस्तावित किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके रावत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बहुत बधाई। उनके पास लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। आपको बता दें कि बीते दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद देहरादून में विधायक दल की मीटिंग हुई और तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुहर लगी है। तो तीरथ सिंह रावत के रूप में प्रदेश को 10वां सीएम मिला है और तो प्रदेश में जो है 10वें सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत ने आज शपथ ली है। शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बाकायदा पीएम मोदी ने ट्वीट करके तीरथ सिंह रावत को शुभकामनाएं दी है और कहा है कि तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में प्रदेश जो है ऊंचाइयों को छुएगा। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में खुशी की लहर है। तीरथ सिंह रावत का क्षेत्र है और चारों तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि तीरथ सिंह रावत का ये बयान सामने आया था कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हाईकमान ने, आला अधिकारी ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है तो उसे बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी और निष्ठा से निभाने की कोशिश करेंगे। ये कहना है तीरथ सिंह रावत का। प्रदेश के 10वें सीएम है, उत्तराखंड के 10वें सीएम है तीरथ सिंह रावत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुभाष, प्रदेश को 10वां सीएम मिल चुका है तीरथ सिंह रावत के रूप में। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके लिए, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के अब नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे, यानी कि उत्तराखंड को अपना जो 2वां मुख्यमंत्री है वो मिल चुका है। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी पिछले शनिवार से कि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और उसके बाद जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी कि आखिरकार 10वां मुख्यमंत्री कौन होगा। आज लगभग शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत ने अपनी शपथ ली मुख्यमंत्री के तौर पर और वो उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री। हालांकि चुनौती की बात करें तो कम समय है चुनाव को लेकर, ऐसे में चुनौतियां बहुत अधिक हैं उनके सामने। न केवल मंत्रिमंडल का विस्तार करना, नए मंत्रियों को जगह दिलाना, बल्कि विधायकों के साथ सहमति बनाना और जनता से रूबरू होना, क्योंकि जनता से मुलाकात करना भी एक बड़ी समस्या, बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है मुख्यमंत्री की, क्योंकि कम समय बचा और ऐसे में सभी जिलों में जाकर जनता से बातचीत करना, जिला अध्यक्षों से बातचीत करना और खास तौर से पार्टी में लगातार लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं से बात करना। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती हो सकती है तीरथ सिंह रावत के। लेकिन चुनाव नजदीक है तो ऐसे में बीजेपी संगठन भी साफ तौर से कह रहा है कि जल्द से जल्द सभी चीजें की जानी चाहिए और इसके लिए पहले से ही संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आखिरकार कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, कब तक जो नए मंत्री हैं उनके नामों का खुलासा होता है और कब से चुनाव की तैयारी में तीरथ सिंह रावत की टीम करती है। जी, हालांकि तीरथ सिंह रावत के लिए भी जो चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि 1 साल रहे हैं, चुनावी समय आने वाला है। लेकिन पार्टी आला कमान के लिए भी चुनौती भरा रहेगा, क्योंकि जो मिथक है कि सरकार रिपीट नहीं करती है। हालांकि जो है सीएम बदलने से ये जो चुनौती है, ये जो समस्या है, ये सॉल्व होगी या नहीं होगी, अपने आप में ये बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन जिस तरीके की बात लगातार उत्तराखंड में कहा जाता है कि 5 साल भाजपा राज करती है तो अगले 5 साल कांग्रेस का नंबर आता है। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती सरकार के पास अपनी सरकार बचाना नहीं, बल्कि प्रचंड बहुमत लाना भी है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी वो लगभग 57 विधायक लेकर विधानसभा में पहुंची थी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत सरकार को लेकर भाजपा को नहीं हुई थी। और भाजपा यही चाहती है कि आगामी 2022 के चुनाव में भी इस तरीके का प्रचंड बहुमत के साथ वो विधानसभा में पहुंचे, ताकि उनकी सरकार को किसी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है तीरथ सिंह रावत के कंधों पे कि आखिरकार वो किस तरीके से आगे 10 महीने में काम करते हैं जनता के लिए, आगे 10 महीने में काम करते हैं संगठन के लिए, आगे 10 महीनों के लिए काम करते हैं अपने विधायकों के लिए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि
एक फ्रेश चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत मिले हैं। अभी तक ऐसी कोई भी दाग के उनके नहीं लगा हुआ है। हालांकि संगठन के काफी पुराने माने जाते हैं और लगातार लंबे समय से उत्तराखंड के लिए वो महत्वपूर्ण योगदान पार्टी की ओर से देते हुए नजर आए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से वो तैयार हैं। उनका साफ कहना है कि समय कम है, लेकिन चुनौतियों को वो पार करना जानते हैं। उनकी पार्टी पर उन्हें भरोसा है, उनके विधायकों पर उनको भरोसा है। वो कहते हैं कि भाजपा के होते हुए अगले आगामी चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाएगी और बहुमत से अधिक विधायक लेकर वो विधानसभा में पहुंचेंगे। ठीक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुभाष। तो कांटों से भरा ताज बेशक मिल चुका है, प्रदेश को 10वां सीएम मिल चुका है, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 10वें सीएम बने हैं। पीएम मोदी ने तीरथ सिंह रावत को ट्वीट करके बधाइयां दी है। उनके पास लंबा प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव है, ये कहना है पीएम मोदी का। उनकी अगुवाई में राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो प्रदेश को 10वां सीएम मिल चुका है। पीएम मोदी ने बाकायदा ट्वीट करके शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड की राजनीति में कई कुछ दिनों से चल रही हलचल अब समाप्त हो चुकी है। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया है। जहां एक और कयास लगाए जा रहे थे कि सतपाल महाराज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट, धन सिंह रावत का नाम भी चल रहा था, लेकिन अंतिम मोहर तीरथ सिंह रावत के नाम पर लगी। उनके मुख्यमंत्री बनने पर उनके पैतृक गांव सीरो कलजीखाल में जश्न का माहौल है। तो मैं श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी को बधाई देना चाहूँगा और मेरे को इतनी खुशी है कि मैं उसे बयां नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि सांसद जी हमारे इतने व्यवहारिक और सौम्य हैं कि कई बार उनसे मिलने का मौका मिला और कई बार उनको जन समस्याओं के बारे में बताया गया मेरे द्वारा। तो बहुत सारी समस्याएं उन्होंने सॉल्व करी हैं और इस समय भी अभी पिछले हफ्ते जब उनका दौरा था तब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एक अच्छी मुलाकात थी, हमने साथ बैठ के नाश्ता भी किया था और उस समय भी मैंने उनको काफ़ी अच्छे वो मुद्दे दिए थे जनपद स्तरीय समस्याओं के। तो उन्होंने कहा था कि मैं इनको समाधान करूँगा। उनसे उसकी यही वो है आशा है कि वो अपने राज्य का विकास करे और सबके साथ मिलजुल कर करे, संगठन का विकास, क्षेत्र का विकास देते हैं। वो कहते हैं जो मैं हूँ वो दुनिया को पता है और ज़रूरी नहीं है ये शो किया जाए। उनकी गाड़ी पे नेम प्लेट नहीं है, तो ये उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक यूनिकनेस देती हैं। एक पॉलिटिशियन होते हुए भी वो अलग सोचते हैं और धरातल पे रहने वाले व्यक्ति हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाने पर मेरठ में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। दरअसल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की मेरठ के कैलाशपुरी में ससुराल है, जहां उनकी सास सुषमा त्यागी सेकेंड फ्लोर के बी ब्लॉक में रहती हैं। सीएम की घोषणा होते ही मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी। तीरथ सिंह रावत की पत्नी और रश्मि त्यागी की मां सुभाष ने बताया कि तीरथ बेहद ही मिलनसार और सरल स्वभाव के थे और लोगों की सेवा में करने के लिए हमेशा से ही तत्पर रहते थे। उनकी रुचि देखते ही बनती थी। उन्होंने कहा कि आज तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनता देख उन्हें जो है बहुत खुशी हो रही है, जो मेरठ के लिए बेहद ही गर्व की बात है। तो मेरठ में तीरथ सिंह रावत का ससुराल है, वहां पर भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और पार्टी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है। मैं समझती हूँ कि वो उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो मेरठ के दामाद है तीरथ सिंह रावत। तो मेरठ में भी जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उनके पैतृक गांव से लेकर ससुराल तक जो है खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ मिठाइयां बट रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी के पाप नहीं धुलने वाले हैं। बीते 4 सालों में बीजेपी ने जनता को कुशासन की सरकार दी है। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई समेत तमाम परेशानियों से जनता त्रस्त है और बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर इस बात की खुद पुष्टि की है। तो पूर्व सीएम का चेहरा बदलने से जो है जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीते 4 साल में प्रदेश में कुशासन की सरकार दी है। बीजेपी की गलत नीतियों से जनता परेशान है। जिस हिसाब से बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बढ़ रही है, इससे जनता परेशान है। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा के पाप धुलने वाले नहीं।
भाजपा ने 4 साल एक कुशासन थोपा है। उत्तराखंड में देश में सर्वाधिक आज बेरोजगारी है, किसान त्रस्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, हर वर्ग आज दुखी है। पहाड़ी राज्य होने के नाते महंगाई का सर्वाधिक असर उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। भाजपा नेतृत्व ने भी मान लिया है कि हम 4 साल उत्तराखंड को वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप सरकार नहीं दे पाए। उत्तराखंड ने प्रचंड बहुमत दिया और भाजपा ने गंभीर रूप से उत्तराखंड को निराश किया। वो किसी चेहरे को भी लाए, मगर 2022 में भाजपा की नैया डूबने वाली है, इसको निश्चित मान करके चल। चलिए बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर नेतृत्व परिवर्तन पर इंदिरा हृदयेश का हमला सामने आया है। बीजेपी को अपनी सोच बदलनी होगी। इंदिरा हृदयेश का ये कहना है सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता है, ये कहना है उनका। तो कांग्रेस पर राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी बड़ी है, ये कहना है इंदिरा हृदयेश का। साबित हो गया है कि बीजेपी का 4 साल में कार्यकाल पूरी तरीके से विफल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च को कुंभ मेले का शाही स्नान है। स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और मेले की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारियां पूरी है। 11 मार्च को सन्यासियों के सभी 7 अखाड़ों के साधु संत हर की पैड़ी में गंगा स्नान करेंगे। स्नान के 2 दिन पहले कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया। इस दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल और हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया है। तो 11 तारीख से जो है कुंभ मेले का पहला शाही स्नान है, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से है। हरिद्वार में कल महाशिवरात्रि का पर्व है और पहला शाही स्नान है और इस मौके पर जो सन्यासियों के 7 अखाड़े हैं वो हरिद्वार में कल हर की पैड़ी पर स्नान करेंगे, जिसको लेकर मेला पुलिस द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो रूट है यहाँ पर आज से ही पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि इस समय कांवड़ मेला हरिद्वार में चल रहा है और शारदीय कांवड़ मेला है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पर कांवड़ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कल इस मेले का समापन हो जाएगा और महाशिवरात्रि का पर्व रहेगा। ये जो सामने हाईवे है उससे जो अखाड़े हैं उनका जो जुलूस निकलेगा वो आगे जाकर सामने हर की पैड़ी में प्रवेश करेगा और वहां पर वो गंगा स्नान करेगा। इसके लेके बड़ी व्यापक तैयारी यहाँ पर मेला पुलिस ने की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बैरिकेडिंग लगाई गई है ये पूरी तरह से जो भीड़ प्रबंधन करना है, जो आने वाले श्रद्धालु हैं अगर वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो इस जिग जैग के माध्यम से भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा और इससे गुजरने के बाद जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी पर जाकर गंगा स्नान करेंगे। तो कह सकते हैं कि कल इस कुंभ मेले का पहला शाही स्नान है, जिसे लेकर व्यापक तैयारी की गई है और सन्यासियों के जो 7 अखाड़े हैं वो कल हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करेंगे और सुबह 8 बजे तक जो आम श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से इस स्नान को करने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे, 8 बजे तक वो हर की पैड़ी पे स्नान कर सकते हैं। फिर 8 बजे के बाद आम श्रद्धालु हर की पैड़ी पे स्नान नहीं कर पाएंगे और 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो अखाड़ों के लिए हर की पैड़ी क्षेत्र को रिजर्व रखा जाएगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी लाइव जुड़े हैं। धर्मेंद्र, कल जो है पहला शाही स्नान है, क्या कुछ तैयारी है? कोरोना के साए में जो है पहला शाही स्नान होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कल महाशिवरात्रि के पर्व पर ये पहला शाही स्नान है इस कुंभ मेले का और यही वो पर्व होते हैं जिनका जो शहर के लोग हैं करीब 12 साल इंतजार करते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और कल पहला शाही स्नान है और पहले शाही स्नान पे जो सन्यासी अखाड़े हैं उनके जो 7 अखाड़े हैं वो स्नान करते हैं। तो कल वही यहाँ पर स्नान करेंगे, जिसको लेकर व्यापक यहाँ पर तैयारी की गई है। सबसे पहले जो स्नान का क्रम रहेगा उसमें जूना अखाड़ा और उसके साथ में अग्नि और आह्वान अखाड़ा स्नान करने के लिए जाएगा। उसके साथ ही किन्नर अखाड़ा भी मौजूद रहेगा। उस समय जब तक उनका स्नान वहाँ पर नहीं हो जाता है, जब तक दूसरे अखाड़े को पुलिस रोक के रखती है और दूसरे चरण में जो जाएंगे वो यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा, उसके साथ में आनंद अखाड़ा, 2 अखाड़े वो साथ में स्नान करते हैं।
बाद में दूसरे राउंड में वो स्नान करने के लिए जाएंगे। उसके बाद जब उनका स्नान संपन्न हो जाएगा तो महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, ये लास्ट में जो 2 अखाड़े हैं एक साथ स्नान करने के लिए जाएंगे। तो टोटल ये 7 अखाड़े हैं और जो कल लगातार वहाँ पर सुबह 9 बजे से आरक्षित रहेगी हर की पैड़ी क्षेत्र, वहाँ पर आम श्रद्धालु नहीं नहा सकेंगे और 9 बजे से और देर शाम तक जब तक स्नान चलेगा ये अखाड़े वहाँ पर स्नान करेंगे। जी, 12 साल तक जो है इंतजार करते हैं, साधु संतों में जो है खासा उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना है प्रशासन ने इसको सीमित किया है, इसको लेकर नाराजगी पहले से ही देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस शाही स्नान के लिए किस तरह की SOP जारी की गई है? देखिए, चूंकि अभी कुंभ मेले का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने एक SOP जारी की है जो कोविड के समय में जो यहाँ पर कुंभ मेला होना है तो उसमें कोविड के क्या जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। तो अभी चूंकि शाही स्नान ही होने जा रहा है तो राज्य सरकार ने 3 दिन की SOP जारी की है जो आज से ही लागू हो गई है और 12 मार्च तक यानी 3 दिन की SOP रहेगी। इसमें जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आना चाहते हैं उन लोगों को लाजमी थोड़ी दिक्कत परेशानी होगी। उसमें सबसे जो पहली आने की शर्त है वो पहले आपको जो एक कुंभ का पोर्टल है उस पर आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उसके साथ ही कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट आपको साथ लानी पड़ेगी और जो सोशल डिस्टेंस और साथ में मास्क हैं तो इनका पालन करना पड़ेगा। इस तरह की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन यहाँ पर करना पड़ेगा। क्योंकि बड़े इंतजाम होते हैं, ये जो शाही स्नान है इस पर साधु संतों का स्नान होता है तो जो अन्य श्रद्धालु हैं वो हर की पैड़ी पे स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आसपास के जो गंगा घाट हैं जो लोग इन गाइडलाइन का पालन करेंगे वो वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। 3 दिन के लिए स्पेशल इस SOP को जारी किया गया है। हालांकि 12 मार्च के बाद ये SOP खत्म हो जाएगी चूंकि अभी नोटिफिकेशन कुंभ मेले का नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने पहले ही बोल रखा कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का इस बार यहाँ पर कुंभ होने जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, कितने श्रद्धालु आने के आसार लगाए जा रहे हैं? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। चूंकि जो 7 अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अन्य श्रद्धालु भी आएंगे। हालांकि लाखों की कल यहाँ पर भीड़ रहने वाली है। जो श्रद्धालु हैं 12 साल इंतजार करते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि कुंभ में गंगा स्नान किया जाए, तो ये अपने आप में बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व है, पहला स्नान है, तो लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो शिवरात्रि पे, महाशिवरात्रि पर जो है पहला शाही स्नान होने जा रहा है जिसको लेकर तैयारी जो है पूरी तरीके से तैयार है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ 2022 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऋषिकेश नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी मात्रा में श्रद्धालु तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। सभी श्रद्धालु जानकी पुल से होते हुए नीलकंठ पैदल मार्ग पर पहुंच रहे हैं। रामझूला हो या फिर जानकी पुल हो, सभी पुलों पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 साल में लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन आस्था के आगे कुछ भी नहीं टिक पाया। कोरोना को मात देने के बाद भी अभी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में पहुंच रहे हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा SOP जारी की गई है और नई गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी भी श्रद्धालु नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे उन सभी को कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा ऋषिकेश नीलकंठ पैदल मार्ग पर डॉक्टर की कई टीमों को बिठाया गया है। जो भी श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट दिखाने को कहा गया है। तो तैयारियां पूरी है प्रशासन की तरफ से। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। मेडिकल टीम भी जो है वहां पर तैनात है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।